तो हम लोग नीति आयोग हम लोग का टॉपिक है ना। नीति आयोग समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था प्लानिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्लानिंग, और प्लानिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जैसे पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट हुआ है, भारत सरकार का जो भी प्रशासनिक विकास हुआ है, उसको हम मान लें कि पूरा ये लोक प्रशासन है। पूरी भारत सरकार को हम मान लें कि क्या है, लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है प्लानिंग करना। तो अगर पूरे भारत सरकार को हम एक इकाई माने कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट है, तो वो किस लिए एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है? बहुत सारे उसके उद्देश्य होंगे, लेकिन क्या उन्हीं उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होगा? क्या उन्हीं उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये नहीं होगा कि देश का आर्थिक विकास हो, है ना? और विकास हमेशा दो तरह से होता है, इस बात को आप समझ लें। डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? डेवलपमेंट टर्म का क्या मतलब होता है? विकास शब्द का क्या मतलब होता है ना? मतलब डेवलपमेंट के दो टूल हैं। एक तो है कि हमें इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए। इकोनॉमिकली डेवलप होने का क्या मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब हमारा नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ना चाहिए, एफडीआई आना चाहिए। ये सब कुछ हमारा क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी किस तरह से ऊपर जा रही है। लेकिन इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का असर हमारे सोशल पैरामीटर्स पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोशल पैरामीटर्स हमारे क्या हैं? सोशल पैरामीटर्स जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही हैं? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लोगों के जीवन को आसान बनाने के उपकरणों तक उनकी पहुंच बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, हमारा सोशल डेवलपमेंट है। और सोशल डेवलपमेंट किस बात पर निर्भर करेगा कि आपके यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है। जब भी कोई भी सरकार का संगठन काम करता है, यहाँ पूरे सरकार को एक संगठन माने कि वो एक यूनिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो एक यूनिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे लक्ष्यों के लिए काम करती होगी। उनमें से कई सारे लक्ष्य कैसे होंगे जो सोशल पैरामीटर पर जिनको मापा जाता है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इकोनॉमिक पैरामीटर पे मापा जाता है। तो इकोनॉमिक पैरामीटर पे मापा जाने वाला पैरामीटर क्या है? जैसे हमने कहा कि हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, हमारी नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जिनको हम इकोनॉमी के स्केल पे कह सकते हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, है ना? तो इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पाने के लिए भारत सरकार के पास प्लानिंग का एक मॉडल है। भारत सरकार क्या है? एक संगठन है जो कि प्लानिंग कर रहा है। किस किस तरह की प्लानिंग कर सकता है? वो सोशल पैरामीटर्स को फुलफिल करने की प्लानिंग करेगा। उसका एक काम क्या होगा कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्लान करे। लेकिन इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन के बिना तो काम हो नहीं सकता, इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग भी सोशल प्लानिंग का ही एक पार्ट होती है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो आप सोशली स्ट्रांग कभी भी नहीं हो सकते हैं। एकदम क्लियर हो रही मेरी बात? तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग का जो भारत में मॉडल डेवलप हुआ, वही हमको समझना है, वही नीति आयोग है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है और कैसे भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल डेवलप हुआ, समझ में आते चल रहा है ना? बोलो। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, या किसी भी प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? हमने आपको पीछे बताया था कि हम कैसे प्लान करते हैं, प्लान कैसे बनाए जाते हैं। आप भी ऐसे ही प्लान बनाइए अपनी लाइफ के लिए। प्लान बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? योजना, प्लानिंग योजना, है ना? सबसे जरूरी है
कि हम जो है ये डिसाइड करें कि हमें किन किन पैरामीटर्स पे काम करना है, मतलब कि सिलेक्शन करें या कलेक्शन करें। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। ये क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नहीं है, क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। फिर इनमें से हम किसी एक ऐसे प्रॉब्लम को चूज करेंगे जो बाकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? मेजर प्रॉब्लम, है ना। हमारे पास एक पैंडोरा बॉक्स है, एक बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। पैंडोरा बॉक्स मतलब समस्याओं का पिटारा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होता ना कि कोई एक समस्या हो उसके पास, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उस पैंडोरा बॉक्स में से एक ऐसी समस्या हम ढूंढ के निकालते हैं जिसको सॉल्व कर लिया तो बाकी और समस्याएं स्वतः से सॉल्व हो जाएंगी, तो उसको हम निकालते हैं। फिर उसको निकालने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? देखिए, आपके पास आपकी वांट्स हैं, ये क्या है? जो प्रॉब्लम है ये क्या है? आपकी जरूरत है, इसको सॉर्ट आउट करना है आपको। तो एक हिस्सा है जिसको आप वांट्स कहते हैं, और किसी भी वांट्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मीन्स होना चाहिए। और सारी इकोनॉमी किसके बीच में काम करती है? इन्हीं मीन्स और वांट्स के बीच में काम करती है। दुनिया में कोई भी ऐसी वांट नहीं है जो मीन्स के बिना फुलफिल की जा सके, और मीन्स जो है बहुत लिमिटेड है, और वांट्स कैसी हैं? ये वाला कैसा है और ये क्या है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या करें? प्लानिंग करके ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेस उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। मतलब प्लानिंग का दूसरा नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट, यही ना मतलब हुआ। क्योंकि हमारे पास क्या है? मीन्स तो बड़े लिमिटेड है, और वांट्स की कोई सूची हम बना नहीं सकते। एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, वो पूरी होगी तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। तो बहुत सारे हमारे पास वांट्स हैं और बहुत लिमिटेड मीन्स हैं, और इन वांट्स और मीन्स के बीच में जो हम बेहतर रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं, इसी का नाम क्या है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग में हमने क्या किया? सबसे मेजर प्रॉब्लम को चूज किया, और उस मेजर प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? इस तरह से उस रिसोर्स को यूज करेंगे जिससे कि हम अपनी समस्या का समाधान कर पाएं। क्या ये बात समझ में आई? जैसे हमने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जब बनाई तो हैरट डोमर मॉडल को फॉलो किया। हमने ऐसा क्यों किया कि हम पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को ही अपने योजना का लक्ष्य रखा, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा था फूड सिक्योरिटी, है ना। क्योंकि जो हमारे लोग थे इनके लिए कोई बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था फूड सिक्योरिटी का ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के आइटम हम दूसरे बाज़ारों में बेचा करते थे, और भारत का जो अग्रेरियन सिस्टम था वो इतना ख़राब हो गया था कि बहुत ख़राब कंडीशन में था भारत में फूड ग्रेन प्रोडक्शन का लेवल। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा के भारत को फूड सिक्योरिटी में ले आना, यही हमारे लिए सबसे पहली चुनौती थी। इसलिए 1951 से 1956 के बीच में जब हमने पहला प्लान चलाया तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हैरट डोमर के मॉडल को स्वीकार किया। तो रिसोर्स मैनेजमेंट किसके लिए करते हैं हम? अब उस 5 साल, जिस 5 साल हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अपना टारगेट लिया, उस 5 साल हमने अपने सारे रिसोर्स कहाँ खर्च किए? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। मतलब यही है कि हमने मेजर प्रॉब्लम को लिया, उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारी क्या थी? फूड सिक्योरिटी थी। इसलिए फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था। इसलिए हमने मेजर प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम थी, शरणार्थी समस्या थी, बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे, है ना। भारत बटा हुआ था, भारत के पास पैसे नहीं थे, बहुत हैवी डेफिसिट में था भारत। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा था,
लेकिन इन सारी चीजों में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूं और जिसको सॉर्ट आउट करने से हमारी और दूसरी समस्याएं समाधान हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो उसमें सबसे जैसे हम आयात कर सकते थे खाने का, लेकिन अगर हम गेहूं चावल आयात करेंगे तो मशीनरी फिर कैसे आयात करेंगे? गेहूं चावल कैसी चीज है, आज आप आयात करेंगे, अभी खाएंगे, कल फिर से चाहिए होगा आपको। तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, अगर इनके लिए हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड करेंगे तो वो हमेशा मिसयूज करेगा हमको। अगर आप अपने बेसिक नीड के लिए किसी पर डिपेंडेंट होंगे तो हमेशा वो आपको मिसयूटिलाइज करेगा। भारत में महिलाओं की खराब स्थिति का सबसे बड़ा कारण यही है ना। और एम्पावरमेंट में सरकार सबसे ज्यादा काम वही कर रही है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि आप अपनी बेसिक नीड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। तो जो भी अपनी बेसिक नीड के लिए दूसरों पर निर्भर करेगा, दूसरे उसका मिसयूज करेंगे। भारत का भी मिसयूज करने का लोग प्लान बना रहे थे, कर ही रहे थे। तो पॉइंट ये है कि यही एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉर्ट आउट करके हम और कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, इसलिए हमने समस्या समाधान के लिए इसे चुना। बात समझ में आई? तो एक हमने मेजर प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, मेजर प्रॉब्लम के आधार पे हमने क्या किया, रिसोर्स मैनेजमेंट किया और सारा रिसोर्स लगाया एक काम के लिए। मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है प्रॉब्लम्स लेना, फिर उनमें से एक ऐसी प्रॉब्लम को चुनना जिसमें लगे कि यही सबसे बेहतरीन है, यही सबसे जरूरी है, इसको करके हम बाकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और फिर उस समस्या के लिए क्या करना, संसाधन प्रबंधन करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, यह है प्लानिंग। भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत पहले तो इंग्लिश रूलिंग पीरियड में था। इस दुनिया में सबसे पहले प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वहाँ पे मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो उससे अडॉप्ट किया। 1927 से लेकर 1932 के बीच में यूएसएसआर ने दुनिया का सबसे पहला प्लान चलाया। इसे हम दुनिया की पहली पंचवर्षीय योजना कहते हैं। वो ग्रेट रिसेशन का दौर था और पूरी दुनिया एक बहुत ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। ऐसी सिचुएशन में रसिया द्वारा एक ऐसा मॉडल एडॉप्ट किया गया जिससे उस ग्रेट रिसेशन के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। रसिया को बड़ा फायदा हुआ, जिसके कारण से इस मॉडल ने और भी लोगों को अट्रैक्ट किया, है ना। और भी लोगों, और भी देशों, या और भी जिन देशों को इसने अट्रैक्ट किया उसमें एक इंडिया भी था। इंडिया ने सोचा कि इंडिया में भी प्लान्ड इकोनॉमी पे काम किया जाना चाहिए। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद अलग-अलग लोग अपना अलग-अलग प्लान्स ला रहे थे, लेकिन हाँ, पहले तो और पीछे चले जाते हैं। अभी अलग अलग लोगों के प्लान आने शुरू हुए 1940 के डेकेड में। हम बात कर रहे हैं उससे पहले 1927 से 1932 के बीच में जब उनका प्लान चला, रशियन प्लान चला, तो तुरंत उसका प्रभाव भारत में आया और 1932 में एक बुक लिखी गई, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया की बुक थी, जिसने इस बात पर जोर दिया कि भारत का भी आर्थिक विकास कैसे होना चाहिए, बहुत नियोजित तरीके से होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए। जैसे कि देखा हमने कि रसिया ने प्लान करके अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर लिया, ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए। ऐसा डिमांड कौन कर रहे हैं? मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया कर रहे हैं। उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविजन किए गए थे, उनके आधार पर 1937 में चुनाव हुए। 1937 में प्रोविंसेस में कांग्रेस सरकारें आई, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस सरकारें आई, 11 प्रोविंसेस में चुनाव हुए थे, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस सरकारें आई। 1938 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में एक कमेटी बनाई गई। हाँ, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, एनपीसी बनाई गई। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी काय के लिए बनाई गई थी? कि वो भारत के लिए एक नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति बनाएगी। इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? 1938 में बनाई गई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या किया था इसने? सर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि जितने प्रोविंसेस थे वो लोग बैकआउट कर गए
बैकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें जबरदस्ती भारत को शामिल किया गया, जबकि भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। जबरदस्ती शामिल किए जाने के विरोध में भारत के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने या प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपने पदों से रिजाइन कर दिया, जिसके कारण से नेशनल प्लानिंग कमेटी ने जो प्लान बनाए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और 1939 से लेकर फिर 1945 तक वो इमरजेंसी सिचुएशन बनी रही, वॉर सिचुएशन बनी रही। इस बीच में कोई प्रोग्रेस इस क्षेत्र में हो नहीं पाई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, इवन की सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी, जो बॉम्बे प्लान आया था वो सरकार की कमेटी का प्लान था। तो सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी कि भारत में किस तरह से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। तो भारत में किस तरह का आर्थिक विकास किया जाना चाहिए, इस बात पर विचार करते हुए कई सारे प्लान आए, जिसमें से कैपिटलिस्टिक मॉडल भी था, जिसमें से गांधीयन मॉडल भी था, जिसमें से सोशलिस्टिक मॉडल के प्लान भी थे। उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम आप जानते होंगे, जैसे जयप्रकाश नारायण का एक प्लान आया है ना, उस प्लान का नाम क्या था? सर्वोदय प्लान। फिर वो श्रीमन नारायण अग्रवाल का एक प्लान आया जिसका नाम था गांधीवादी प्लान। फिर जो है वो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर एक प्लान तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। फिर कोलंबो प्लान बना, इंटरनेशनल प्लान था वो, कोलंबो प्लान बना। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से भारत के आर्थिक विकास की रणनीति तय करने के लिए अपने अपने प्लान बताए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये सारे प्लान कैसे थे? बायस्ड थे, किसी न किसी एक चीज पर डिपेंडेंट थे। कोई गांधीयन मॉडल कोई सबसे ऊपर मान रहा था, कोई कैपिटलिस्टिक मॉडल कोई सबसे ऊपर मान रहा था, कोई सोशलिस्टिक मॉडल को सबसे ऊपर मान रहा था। लेकिन इनमें कोई भी प्लान ऐसा नहीं था जिसने भारत के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत डीपली एनालाइज किया हो और फिर प्लान बनाया हो। तो हम कैसा प्लान बनाएं? हम ऐसा प्लान बनाएं, जैसा हमने बताया ना कि प्लानिंग का बेस्ट वे ये है ना कि ये कि हम किस विचार के समर्थक हैं और हमको क्या अच्छा लगेगा, ये सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा से काम हो पाए, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाए और हम सिस्टमेटिक प्लानिंग मॉडल में जा पाएँ, इसके लिए क्या किया गया? नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गया, सॉरी नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया, राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 को। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कहानी समझ में आ रही है? ये जो नीति आयोग है ये इकोनॉमिक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, फिर प्लानिंग कमीशन कैसे आया, फिर प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, फिर नीति आयोग कैसे आया, तब आप व्यावहारिक तरीके से समझ पाएंगे कि नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, या योजना आयोग के स्वरूप में परिवर्तन। योजना आयोग ही रहने देते उसको, ऐसा क्यों किया, उसका नाम नीति आयोग कर दिया? वो तो मोदी जी का बस मन था। इसके लिए कोई बहुत तार्किक बात आप नहीं बता पाएंगे कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग क्यों कर दिया गया। मोदी जी को थोड़ा बड़ी बातों में ज़्यादा मजा आता है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये सुनने से आपको अच्छा लगेगा ना, अच्छा मोदी जी इज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। अगर वो कहते कि नहीं हम भारत के लिए योजना बनाएंगे, भारत के विकास के लिए, एक आदमी कह रहा है कि हम भारत के विकास के लिए प्लान करेंगे, दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं हम भारत को ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोनों में से कौन ज़्यादा अपील कर रहा है आपको? ट्रांसफॉर्म। और मोदी जी का सिर्फ एक काम है अपीलिंग बातें कहना। व्यवहार में वो आएगा नहीं आएगा वो तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा, हमारे पास रिसोर्स क्या है, हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, उसको इवेलुएट कैसे कर पाते हैं, उसको काम कैसे कर पाते हैं। लेकिन कम से कम हम बड़ी बड़ी बातें तो कर ही सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातों में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी है बड़ी बात। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से पहले ये सब कुछ डेवलपमेंट है, ऐसे ऐसे करके प्लानिंग डेवलप हुआ। और फिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली हुआ ये कि 15 मार्च
1950 को क्या बना लिया गया? नेशनल प्लानिंग कमीशन बना लिया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय योजना आयोग, या केवल योजना आयोग के नाम से इसको फिर हम आगे करके जानने लगे। कब बनाया गया ये? 15 मार्च 1950 को। क्यों बनाया गया? इंडिया के लिए क्या करेगा ये? हाँ, प्लानिंग करेगा और 3 काम करेगा ये। अच्छा, ये जैसे अभी बताया ना कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब कि संविधान में इसके लिए कोई प्रोविजन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में ये लिखा हुआ नहीं है, बस इतना सा मतलब है इसका। ये मतलब मत समझना कि गैर कानूनी है ये, है ना। गैर कानूनी क्या लिखा है? हाँ वही तो, गैर संवैधानिक है ना। गैर कानूनी होना अलग बात है, गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब हुआ कि जैसे हमारा जो संविधान है उसके किसी भी अनुच्छेद में इसके बारे में नहीं बताया गया है, इतनी सी बात हुई। किसी भी अनुच्छेद में इसके बारे में प्रावधान नहीं है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस इसका ये मतलब हुआ। इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है? प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते थे, एक डिप्टी चेयरमैन है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उसकी रैंक होगी, और वही डे टू डे वर्क को योजना आयोग के संचालित करेगा। योजना आयोग चूंकि केंद्रीय योजना आयोग था, सुपर कैबिनेट था, इसमें ज्यादातर लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे, इसलिए राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग कमीशन के साथ साथ एक संस्था और बनाई गई थी। क्या नाम था उसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि 1953 में बनाई गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या था? बस कुछ नहीं, यही प्लान को अंतिम रूप देती थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही प्लान को अल्टीमेट एक्सेप्टेंस देती थी। कैसे होता था? अंतर क्या है दोनों में? जो नेशनल प्लानिंग कमीशन था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सारे लोग होते थे। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में या इसके पूरे मैकेनिज्म में, प्लानिंग करने में कौन लोग शामिल होते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते थे। डिप्टी चेयरमैन होता था, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड होता था, प्रधानमंत्री स्वयं इसके चेयरमैन होते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन इसमें ज़्यादा था। और भारत के प्लानिंग में, चूंकि भारत अलग अलग तरह की जियोग्राफिक कंडीशंस में है, भारत में अलग अलग तरह की जगहों की समस्याएं अलग अलग हैं, भारत में अलग अलग जगहों के रिसोर्स अलग अलग हैं। अगर हम चाहें कि एक जैसा कोई इकोनॉमिक प्लान बनाए और पूरे इंडिया पर उसको लागू कर दें, तो पहली बात तो ये फोर्सफुल्ली लागू करना पड़ेगा आपको। जैसे आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का प्लान आपने पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का प्लान यूपी के लिए तो बहुत अच्छा है, बिहार के लिए भी अच्छा हो सकता है, बट व्हाट अबाउट झारखंड? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का प्लान अगर झारखंड को कहा जाए कि तुम्हें कृषि विकास के लिए काम करना है, तो ये कुछ जबरदस्ती वाली बात हो गई, क्योंकि जो हमारे पास लैंड है वो टेबल लैंड है, और टेबल लैंड बहुत उपयुक्त नहीं होती है खेती के लिए। तो जबरदस्ती वाली प्लानिंग हुई ना। हमें क्या प्लान बनाना चाहिए झारखंड के लिए कि कैसे हम यहाँ के मिनरल्स को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। इसके लिए हमें प्लान बनाना चाहिए। पूरा जो छोटा नागपुर पठार वाला एरिया है ये मिनरल हर्टलैंड ऑफ द इंडिया है, तो हमें कैसे प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, कैसे इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे इनको हम मार्केटाइज कर सकते हैं, ये प्लान बनाना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें केरल के लिए कुछ और प्लान करना होगा। कोस्टल एरिया है,
कर्नाटक के लिए कुछ और प्लान करना होगा, विदर्भ के लिए कुछ और प्लान करना होगा। मतलब ये है कि भारत के अलग अलग जगहों की ज्योग्राफिक कंडीशंस अलग अलग हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज अलग अलग हैं, इसलिए हमको प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, सभी जगहों पर अलग अलग नियोजन करना चाहिए। एक जैसा नियोजन पूरे भारत के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये भी तो संभव नहीं है कि हम हर राज्य को अलग प्लान बनाने का अवसर दे दें। अब है, लेकिन क्या 1951 में भी ये पॉसिबल था? क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी, क्या आपके राष्ट्र की ऐसी स्थिति थी कि हर राज्य के पास इतना संसाधन हो सकता था, या केंद्र सरकार के पास क्या इतना संसाधन हो सकता था कि वो राज्यों से कहती कि भाई आप योजना बना के हमको भेजो, हम पैसा भेज देंगे? नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं था। इसलिए उस समय हमारे लिए क्या ठीक था? सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ प्लानिंग। लेकिन उस सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ प्लानिंग में हम कैसे स्टेट रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, कैसे राज्य के लोगों को भी अवसर दें, क्या करें उसके लिए? उसके लिए हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना ली। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की विशेषता क्या होती थी? इसका चेयरमैन भी पीएम होता था, और पीएम के साथ साथ सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट और प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज will also be the member of नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये मेंबर होंगे किसके? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो अब बताओ कि क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ कि एक सेंट्रल एजेंसी थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सबसे ज्यादा बोलबाला था। अब उसके साथ साथ भारत के नियोजन की प्रक्रिया में राज्यों को भी हिस्सेदारी मिलने लगी, किसके माध्यम से? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से। और एक ऐसा मॉडल डेवलप हुआ प्लानिंग का जिसमें राज्यों की भी बात सुनी जाती थी, और अल्टीमेटली जब तक ये अप्रूवल नहीं देता था प्लान का, तब तक कोई भी प्लान लागू नहीं हो पाता था। लेकिन प्लान को लागू करना, उसका मूल्यांकन करना, उसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट करना किसका काम था? क्योंकि ये अप्रूवल देके फिर से वहीं चला जाता था। ये अप्रूवल देती थी, अंतिम निर्णय ये लेती थी कि ये प्लान लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ये अप्रूवल दे देती थी उसके बाद मामला कहां चला जाएगा? फिर से प्लानिंग कमीशन के पास चला जाएगा। और प्लानिंग कमीशन का फिर काम क्या रहेगा? 3 काम करता था प्लानिंग कमीशन। पहला, फॉर्मेशन ऑफ द प्लान, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान, योजना बनाना, हिंदी में लिखेंगे, हम लोग नोट नहीं कर रहा हूं ना, इसको करो नोट इसको। हाँ, योजना बनाना। और दूसरा काम, इसको लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे सीधे नीति आयोग, ये बस केवल हम ग्राउंड मेकिंग कर रहे हैं ना, तो ये आप नोट करते रहना, इसमें जो आपको काम की चीज लगे वो आप लिखते रहना। हम केवल नीति आयोग लिखाएंगे, ये सब हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो पहला काम क्या करता था? प्लान को बनाना। अब प्लान बन गया तो दूसरा काम क्या करता था? इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान दूसरा काम था। अब प्लान इम्प्लीमेंट भी हो गया तो क्या करें? इवैल्यूएट करें, टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करें कि हाँ लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। और फिर टाइम टू टाइम उसको हम इवैल्यूएट भी करता था प्लान को कि हम जो हमने टारगेट्स लिए हैं उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ द प्लान, ये भी इसका एक काम था। तो ये 3 काम करता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता था, वो ये था कि रिकमेंडेशन फॉर फंड एलोकेशन। कोष आवंटन के लिए या धन आवंटन के लिए सुझाव देना। मतलब कि प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से स्टेट को कितना पैसा दिया जाना है, ये भी ये बताता था। योजना का मूल्यांकन। और ये है धन
का वितरण, संसाधन का वितरण। बात समझ में आ रही है? तो ये काम प्लानिंग कमीशन कर रहा था। इस काम को करते करते उसने 12 प्लान बनाए। ठीक, आगे चलें। नाइनटीन 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, ये 3 प्लान। उसके बाद 1966 से 1969 प्लान हॉलीडे लिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इस टाइम पे, है ना। फिर 1969 से 1974 थर्ड 5 ईयर प्लान। फिर 1974 से 1979 फोर्थ 5 ईयर प्लान, नहीं फिफ्थ 5 ईयर, फोर्थ ये हुआ ना, फोर्थ फिफ्थ। फिर फिफ्थ वाले को भी प्लान हॉलीडे में जाना पड़ा। 77 के बाद गवर्नमेंट गिर गई थी, है ना। 75 की इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी सरकार गिर गई। 77 में चुनाव हुए। 77 के चुनाव में जनता पार्टी सत्ता में आई। जनता पार्टी ने कहा कि भैया 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म। 78 में ही उन्होंने खत्म कर दी, जबकि जाना कब तक था इसको, 79 तक। 78 में ही जनता पार्टी ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को खत्म करके कहा कि हम नया 5 ईयर प्लान, रोलिंग मॉडल ले आया था ना, हाँ, तो नया हम रोलिंग मॉडल ले आएंगे। तो 1978 से 1983 के लिए उन्होंने एक प्लान शुरू किया। पूरी कहानी अभी हुई नहीं है, लेकिन इस बीच में उनकी भी सरकार गिर गई और फिर से इंदिरा गांधी सरकार आ गई। तो उन्होंने क्या किया, इनके प्लान को बंद कर दिया 80 में, बोले कि बस हो गया इनका प्लान। तो 78 में जो प्लान शुरू किया गया था, या ऐसे समझो इसको कि 74 में जो प्लान शुरू किया गया था वो जाना कहाँ तक था, 79 तक, लेकिन गया कहाँ तक, 78 तक। फिर 78 में जो प्लान शुरू किया गया वो जाना कहाँ तक था, 83 तक, लेकिन गया कहाँ तक, केवल 80 तक। तो 78 से 80 के बीच में क्या हुआ, तो जो बाद में 80 में सरकार आई, मतलब इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि इसको प्लान हॉलीडे मानेंगे हम। समझ में आई बात? तो फिर से एक प्लान हॉलीडे मिल गया 78 से 80 के बीच का। तो 1978 से 1980 फिर से एक प्लान हॉलीडे आ गया, इसको आप सेकंड प्लान हॉलीडे कह सकते हैं। और फिर कैसे चला, 80 से 85, 85 से 90 और फिर 90 से 92 प्लान हॉलीडे लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत खराब इकोनॉमिक कंडीशन भारत की हो गई थी और भारत का फॉरेक्स रिजर्व गिरकर केवल 1.4 बिलियन डॉलर ही रह गया था, मतलब कि 14 लाख डॉलर रह गया था। और 14 लाख डॉलर जो है बहुत कम है, एक सप्ताह के लिए भी आयात के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आज के टाइम में तो एक दिन का नहीं है, उस टाइम पे एक सप्ताह का था वो। तो फिर स्थिति फॉरेक्स की बहुत खराब हो गई, तो हमें अपने गोल्ड गिरवी रख के पैसे इकट्ठे करने पड़े। फिर हम बहुत सारे दबाव में आए, तो हमने अगला प्लान 2 साल बाद स्टार्ट किया। तो 1992 से उसके बाद क्रम रहा, 1992 से 1997 3 प्लान हॉलीडे हुए हैं, है ना। ये थर्ड प्लान हॉलीडे है। 1992 से 1997 चला, फिर 1990 क्रम याद रखिएगा आप, 2002 चला और 2002 से 2007 चला और 2007 से 2012 चला और फिर 2012 से 2017, 2012 और फिर 2012 से 2017, यही वाला है जो बीच में अटक गया। हुआ ही नहीं, साहब आ गए उस बीच में, बोले ठीक नहीं है ये सब, है ना। कुछ अलग ही बनाना, और अलग मिट्टी से बने हुए हैं ना, थोड़ा उनके जैसा हर आदमी है भी तो नहीं ना, है अवतारी पुरुष है। हम सब बायोलॉजिकली जन्मे हैं और उनका बायोलॉजिकली जन्म हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से करके प्लान का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा,
यहाँ तक बात क्लियर हुई? बहुत काम हुआ इसमें, बहुत अचीवमेंट हुआ। कहाँ था इंडिया, कहाँ पहुँच गया, है ना। बहुत अचीवमेंट है इन 5 ईयर प्लान्स के, बहुत अचीवमेंट्स हैं, है ना। आपकी इकोनॉमी को क्या बोला जाता था कि इंडियन इकोनॉमी शिप टू माउथ इकोनॉमी है। शिप टू माउथ का मतलब जहाज से अनाज लद के आता है तब इनके मुंह में खाना जाता है। ये कब की बात है? ये बात है 1950 के दशक में। आपको क्या कहा जाता था? शिप टू माउथ इकोनॉमी। और 70 के दशक में आपको क्या कहा जाने लगा? 20 सालों में आप फूड ग्रेन के एक्सपोर्टर बन गए, निर्यातक बन गए, है ना। जबकि इस बीच में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1971 से 1971 टू 1991 भारत में कैसा पीरियड है? इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बूम हो गया जनसंख्या में, जनसंख्या विस्फोट हो गया 1971 से 1991। उसी बीच का मैं भी पैदा हुआ हूँ। और आपको देखिए इस टाइम हमारी एज ग्रुप के लोग बहुत मिलेंगे आपको। मतलब वो एज जो था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड था, जनसंख्या के विस्फोट का काल था। और मजे की बात यह है कि इस दौरान पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी है। मतलब क्या हुआ इसका? कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे अधिक रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। सॉरी, जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है उससे अधिक रेट से फूड ग्रेन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो माल्थुजियन थियरी है वो क्या कहती है कि जनसंख्या बढ़ने की दर और रिसोर्स बढ़ने की दर अलग अलग होती है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है? माल्थुजियन थियरी कहती है कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ती है। और रिसोर्स कैसे बढ़ते हैं? रिसोर्स कैसे बढ़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मतलब कि वो मैथमेटिकल सीरीज में बढ़ते हैं और वो, हाँ, तो उस तरह से बढ़ेंगे। फिर क्या होता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, टी.आर. माल्थस बोल रहा था। फिर क्या होगा? इम्बैलेंस बनेगा। अभी तो संतुलन है, संसाधन और जनसंख्या के बीच में संतुलन है। फिर क्या होगा? यहाँ 3 रह गई, ये 4 हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, अंतर आया ना संसाधन और जनसंख्या के बीच में। फिर और अगले चरण में गए तो और ज्यादा दुगने का डिफरेंस हो गया, फिर और डिफरेंस। ऐसे ऐसे करते करते टी.आर. माल्थस ये समझा रहा था कि ऐसा करते करते रिसोर्स और जनसंख्या के बीच का गैप बहुत बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए गैप के कारण से महामारी फैल जाती है, लोग मर जाते हैं खाने बिना, अकाल पड़ जाते हैं। तो उतने लोग मर जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, और फिर उतने ही लोग बचते हैं जो उपलब्ध संसाधनों पर सरवाइव कर सकते हो। कहने सुनने में तो ठीक ही लग रहा है ये, है? हाँ, कहने सुनने में तो ठीक ही लग रहा है ये। और ये वास्तव में उस समय जो बार बार अकाल पड़ रहे थे इंग्लिश रूलिंग पीरियड में, उसको जस्टिफाई कर रहा था ये। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसने क्या कहा? उसने कहा ये गलत है, क्योंकि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तब तो लोगों को मर जाना चाहिए था खाने बिना। लेकिन आपके यहाँ क्या हुआ? प्रति व्यक्ति उपलब्धता फूड की बढ़ी, पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी। कुल फूड अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर कैपिटा की बात कर रहा हूं। एक आदमी को जितना उपलब्ध था 1971 में, उससे ज्यादा हो गया 1991 में। इसका मतलब कि जनसंख्या तो खूब बढ़ी और हमारा उससे ज्यादा तेज गति से खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये पीरियड बहुत अच्छा था और इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक स्केल पे काम हुआ। बढ़ी हुई जनसंख्या को रोजगार मिला, बढ़ी हुई जनसंख्या को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सफलता मिली, बढ़ी हुई जनसंख्या को फूड अवेलेबिलिटी हुई, हम एक्सपोर्टर बने, हम मिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए, हम फिशरीज में आगे बढ़े, हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़े, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाए हमने। और जो सोशल स्केल है, सोशल पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, उन पर भी हमने काम किया। हमारा एजुकेशन का लेवल बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, ईच एंड एवरीथिंग हमने सब पे काम किया, नहीं। लेकिन 1991 के बाद जिस तरह का इकोनॉमिक मॉडल दुनिया में आया,
ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और ग्लोबलाइजेशन के दौर का फायदा हमने भी लिया, लेकिन वर्तमान समय में और अधिक तेजी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और अधिक तेजी से हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ मिल रही है। और 1991 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जब हमने खोला, तो हमारी इकोनॉमी विदेशी वस्तुओं के बाजार से भर गई, विदेशी पूंजी से भर गई। हमें क्या चाहिए, हमारे अपने प्रोड्यूसर्स भी आगे आए। और जिस तरह से इतना तेजी से दुनिया बदलती है, आजकल तो अभी 5G है, कल 6G हो जाएगा, तो इतना तेजी से बदलती हुई दुनिया में हम 5 साल के लिए प्लान बना के रखें, टॉप टू डाउन प्लानिंग करें, दिल्ली में बैठकर हम प्लान कर लें, ये ठीक नहीं। बदलते हुए परिवेश में हमारे लिए जरूरी है कि झारखंड के अलग प्लान बने, है ना। 2 मॉडल हैं, टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप। प्लानिंग के 2 मॉडल हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। एक को हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम प्लानिंग, और दूसरा क्या है, बॉटम टू टॉप प्लानिंग। इसमें से जो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है वो क्या है, ये क्या करेगा, दिल्ली में बैठकर प्लान बनाएगा कि धनबाद में क्या होगा, और धनबाद के लिए प्लान बने तभी ठीक है। ये धनबाद के किसी गांव को समझ लेना, XYZ नाम का कोई गांव है, वहां पर किस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इसका प्लान कहाँ से तय हो रहा है। मतलब नीचे जो एजेंसीज हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है। जब आपके पास रिसोर्स कम थे तब तो ये ठीक था, क्योंकि आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप सबको अलग अलग प्लानिंग करने का अवसर दें, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी ले आनी पड़ेगी, और जहां तक संभव हो आप एक यूनिफॉर्म प्लान में, एक यूनिफॉर्म मॉडल में पूरे देश को ले आएं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, तो आपको उस जो, अच्छा एक और चीज को यहाँ समझते चलें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात कि हम क्यों गए नीति आयोग पे। देखिए इस बात को समझिए आप कि ट्विंकल डाउनिंग थ्योरी सुना है, ट्विंकल डाउनिंग होगी, अभी तो सुना ना, अभी सुन लिया। तो ट्विंकल डाउन का मतलब क्या होता है, हाँ कि अगर हम, भाई देखो थोड़ा सा और अगर हम इसको और बेहतर करना चाहें, थोड़ा और इसको वाइड एंगल पे ले जाना चाहें, तो आप एक बात समझ लीजिए ना कि एक शब्द, अभी ये सब जरूरत लगेगी आपको, अभी बहुत जरूरत लगने वाली है सब शब्दावलियों की जिनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एक शब्द है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सुना है आप लोगों ने, क्या होता है, व्हाट इज इंक्लूसिवनेस, ये डिफाइन करो, डेवलपमेंट को छोड़ो। इंक्लूसिवनेस क्या, समावेशिता क्या है, कहीं भी हम रखें, ऑल ओवर क्या, इसलिए तो मैंने कहा ना समावेशिता का उदाहरण बताइए आप समावेशिता की परिभाषा बताइए। हमने डेवलपमेंट शब्द इसीलिए हटा लिया कि आप जो है इंक्लूसिवनेस से क्या समझते हैं, फिर वो डेवलपमेंट के साथ जोड़ना होगा तो हम डेवलपमेंट के साथ जोड़ लेंगे। आप हमको सिर्फ इंक्लूसिवनेस का मीनिंग बताइए। इंक्लूसिवनेस है, इंक्लूसिव शब्द जो है वो इंक्लूड टर्म से बना है, नहीं, इंक्लूड से इंक्लूजन बना है। तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल करना, है ना। तो इंक्लूजन का मतलब क्या होगा, शामिल करना। किसको शामिल करना, सभी को शामिल करना। कहां शामिल करना, अब हम कह रहे हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
तो कहाँ शामिल करना है सभी को? दो में। पहला क्या है? प्रक्रिया में, और दूसरा क्या है? लाभ में। अब कई बार आपको ऐसा होगा कि प्रक्रिया तो इंक्लूसिव है लेकिन बेनिफिट एक्सक्लूसिव है। नहीं, ये नहीं समझ में आया। हमारे खेत में 100 लोग काम करते हैं, उस खेत से जो बेनिफिट होता है वो किसके जेब में जाता है? तो प्रोसेस में तो इंक्लूसिवनेस है, बेनिफिट में एक्सक्लूसिवनेस है। ये क्लियर हुआ मामला? मतलब सभी को शामिल करना है डेवलपमेंट की प्रोसेस में और डेवलपमेंट से होने वाले बेनिफिट में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें शामिल करना है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? अभी आप ये सोचो कि हम 11वीं पंचवर्षीय योजना से हम इंक्लूसिवनेस पे बल दे रहे हैं, तो इससे पहले हमने इंक्लूसिवनेस पे बल क्यों नहीं दिया? जैसे हम पहली पंचवर्षीय योजना में इंक्लूसिवनेस में हमने क्यों बल नहीं दिया? पहली इंक्लूसिवनेस बहुत अच्छी बात है ना, सबको शामिल होना ही चाहिए। सबको शामिल करने का मतलब यहाँ, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, सबको शामिल करने का मतलब महिलाओं को शामिल करें, ट्राइबल कम्युनिटी को शामिल करें, रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को शामिल करें। मतलब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसमें सभी लोग शामिल हों, और पूरे देश की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं उनसे जो बेनिफिट हो रहा है वो भी उस सबसे रिमोट आदमी को भी मिले, ट्राइबल्स को भी मिले, वुमेन्स को भी मिले, चिल्ड्रंस को भी मिले, सबको मिले इक्वली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसको पहले ही पंचवर्षीय योजना से ले लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? एग्रीकल्चर वाला हुआ तो सबको मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए हो गया, फिर दूसरा इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए हो गया, तो सेक्टर वाइज कर रहे थे तो ऑब्वियस बात है सबके लिए नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे वर्किंग है, हम जो कर रहे थे वही सबके लिए करते। बात ये है ना, मेन बात क्या है कि एक एग्जांपल समझो कि आपके 2 बच्चे हैं, मतलब आपके पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है थोड़ा मंद बुद्धि का, स्पेशल चाइल्ड है। एक बच्चा है बहुत कुशाग्र है। कुशाग्र मतलब कि शार्प है, ब्रिलियंट है। आपके पास ना एक ही बच्चे को पढ़ाने का संसाधन है, किसको पढ़ाओगे आप? किसको पढ़ाओगी? तुम किसको पढ़ाओगी? तुम किसको पढ़ाओगी? जरूरत तो दोनों का, तुम पढ़ाओगी किसको बताओ? ये ना पॉलिटिकल आंसर देती है। चुनाव लड़ना है क्या तुमको? नहीं। आप किसको पढ़ाएंगी? इसके पास 2 ही ऑप्शन था, लेकिन इसे बीच में रास्ता बनाया अपने लिए, जिसको जरूरत होगी। इसे नेताओं वाले जवाब हुए, जो तेज है, जो शार्प है। यही सही है। आप लोग इमोशनल फूल हैं, है ना। इमोशनली आपकी बात अच्छी हो सकती है, लेकिन टेक्निकली, लॉजिकली, रीजनेबली आपकी बात सही नहीं है। आप रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चा मंद बुद्धि है उसको पढ़ाने पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, ये आप रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं, संसाधन खराब कर रहे हैं। इमोशनली आप अच्छे हैं, एज अ पर्सन आप अच्छे हैं, आपके पास दोनों को पढ़ाने का पैसा है तो आप बिल्कुल बराबर खर्च करिए दोनों पे। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि आपके पास संसाधन कम है, तो आप क्या करें कि जिसके पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की संभावना है उस पर अपना संसाधन लगाएं, क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है। लेकिन जो कुशाग्र बुद्धि बालक है उसको बार बार ये एहसास करवाते रहें कि तुम इसकी कीमत में बढ़ रहे हो,
ताकि वो पढ़ लिख कर जब बड़ा हो जाए तो उसका ख्याल रखे, है ना। तो एक्सक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? यही है कि जिसके विकास कर लें। अब पहले ही बार हम झारखंड में आ गए होते, 1951 में झारखंड तो पाटना पड़ता है, इसको बहुत संसाधन लगता है ना, और फिर जिनके विकास की संभावना वो बेचारे बैठे रह जाते। तो किसी भी व्यवस्था में जब आपके पास रिसोर्स कम है तो आपको क्या करना होगा? एक्सक्लूसिव मॉडल अपनाना होगा। जैसे मेरे पास मान लो कि अभी 10 लाख रुपए हो और हम जो है सभी को बराबर बराबर बांट दें 1-1 लाख रुपया। जैसे ही आपके पास 1 लाख रुपया आएगा ना, आपका चाल ढाल बदल जाएगा, है ना, थोड़ा बदलाव आ जाएगा। बगली में मॉल है, वहां चले जाएंगे आप। किसी को कुछ कपड़ा खरीदना होगा खरीद लेगा, किसी को कुछ खरीदना होगा खरीद लेगा, किसी को कुछ और खरीदना होगा खरीद लेगा, ऐसा करेगा ना। मतलब ये है कि हमारे पास जब पैसा आता है, इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, हमारे पास जब पैसा आता है तो हम सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजप्शन के बाद फिर हम डेवलपमेंट के लिए। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो कहता हो भैया हमारे पास सैलरी आएगी, पहले मैं जमा कर दूंगा, फिर मैं अपने जो बचेगा उसका खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा फिर जो बचेगा जमा कर दूंगा। ऐसी मेंटालिटी के लोग आपको मिलेंगे। मतलब क्या है कि हम पहले पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? कंजप्शन में। बचे हुए पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं। यही ना हमारी टेंडेंसी है। तो अगर हम सबको पैसे बांट दें तो सबके कंजप्शन एक्सपेंडिचर भर का ही होगा। इसलिए हम क्या करें कि 10 लाख रुपया अपनी पॉकेट में रखें, जाके अपने लिए अच्छे कपड़े उपड़े जो भी हमें खरीदना है खरीदें। तो भी हम कितना खर्च कर देंगे? 20-50 हज़ार। फिर भी 9-9.5 लाख मेरे पास बचेंगे, जिनसे मैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिर उससे जो पैसे हैं उससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दाल रोटी मिलती रहे, बजाय इसके कि मैं पूरा पैसा आप लोगों को बांट दूं। अगर मैंने पूरे पैसे आपको बांट दिए तो आप निश्चित खराब कर देंगे। तो अगर शुरुआत में ही हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का काम किया होता और सबके विकास का ख्याल रखा होता तो सब खा पी के बराबर हो गया होता, और हमारे पास इतना संसाधन था नहीं। तो हमने क्या सोचा कि पहले हमें उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनके डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या जहाँ पे ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा तेज़ी से वो विकसित हो सकते हैं। ऐसे देशों, ऐसे क्षेत्रों के विकास पर हमें पहले बल देना चाहिए। इसलिए हमने पहले मॉडल क्या बनाया? एक्सक्लूसिव का, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी एक सिचुएशन में पहुंची जिसके कारण हमने क्या किया? इंक्लूसिवनेस पे आए। हमारे पास संसाधन बढ़े, हमारे पास पैसे की कमी नहीं रही, तो हम इंक्लूसिवनेस में आए। जब हम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट में थे, जैसे हमने कहा नहीं कि आप कुशाग्र बच्चे को बढ़ाएंगे तो उससे क्या कहेंगे कि जो धीमा बच्चा है इसका ख्याल आप रखेंगे। तो कुशाग्र बच्चा अगर 1 लाख रुपया कमाएगा हर महीने तो उसको 50 हज़ार तो नहीं दे देगा, बराबर बराबर तो नहीं बांटेगा, ये तो आप मान के चलो। लेकिन वो उसको उतना दे दे जिससे उसके कपड़े लत्ते खाने पीने का काम हो जाए, मतलब 10-12 हज़ार 15 हज़ार भी दे दे उसको। तो ये क्या हुआ? ट्रिंकल डाउनिंग हुई, नीचे छन के आया पैसा। जब कोई डेवलप करता है तो उसके डेवलपमेंट का असर और भी लोगों पे जाता है। तो और भी लोगों पर जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रिंकल डाउनिंग हो रही है, अधोगामी निस्संदन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अधोगामी निस्संदन, नीचे जाने वाला छन्ना या छनकर नीचे जाने वाला प्रभाव। तो अधोगामी निस्संदन की उम्मीद तो हमने लगाई थी इसमें टॉप टू डाउन मॉडल में कि भाई ऊपर से प्लानिंग हो रही है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बढ़िया प्लान बन रहा है, क्योंकि हम सबके डेवलपमेंट के लिए तो बना नहीं सकते थे। तो हम उन जगहों को चिन्हित करेंगे जिन जगहों पर हम ज़्यादा बेहतर काम करके ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और क्या होगा कि उन क्षेत्रों का विकास होगा तो उनका असर कहाँ जाएगा? दूसरे उन क्षेत्रों पर जिनका विकास कम हुआ है। तो क्या होगा? ट्रिंकल डाउनिंग होगी। लेकिन क्या ट्रिंकल डाउनिंग हुई? हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई। एकदम से नहीं कहना, हमने तुमको क्या समझाया है ना?
कि हमने पहले आपको बता दिया कि हाँ और ना में तो जवाब देना नहीं है, पर उतना डिप्लोमेटिक भी नहीं होना है ना। जहाँ दो ही ऑप्शन है वहाँ भी डिप्लोमेटिक हो जाए वो ठीक नहीं है। तो डायरेक्टली नहीं भी तो नहीं बोलना है ना, डायरेक्टली हाँ या ना नहीं बोलना है। तो हुआ अधोगामी निस्यंदन हुआ, आपने देखा ना, बहुत डेवलपमेंट हुआ। सरकार के पास टैक्स बेस बढ़ा, सरकार की इनकम बढ़ी, सरकार ने तमाम अब जैसे क्या है, ये जो सरकार अनाज बांट रही है क्या है, ट्रिंकल डाउनिंग है ना। ये टैक्स कौन भर रहा है, उस अनाज का पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसके पास इनकम है वो दे रहा है, और जिसके पास इनकम नहीं है उसको अनाज बंट रहा है। तो ट्रिंकल डाउनिंग नहीं है ये? जो फ्री में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो ट्रिंकल डाउनिंग है, तमाम तरह के मेडिकल असिस्टेंस मिल रहे हैं फ्री में, वो क्या है, ट्रिंकल डाउनिंग है। तो ट्रिंकल डाउनिंग हुई, बस ये कहिए कि उसी तरह से नहीं हुई या उस स्केल पे नहीं हुई जिस स्केल पे हम चाह रहे थे या जिस स्केल पे इन्होंने उम्मीद लगाई थी। तो भैया टॉप टू बॉटम में ये समस्या रही कि ट्रिंकल डाउनिंग नहीं हुई, जिसके कारण से एक बहुत असंतुलित विकास हमको मिला। इस वाले ने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किया, इसने बहुत सारे तरह की डिस्पैरिटीज क्रिएट करी। जैसे डिस्पैरिटीज का मतलब विषमताएं निर्मित करी। ये विषमताएं कहाँ कैसी थी, पर्सन टू पर्सन थी। कुछ लोग तो बहुत अमीर हुए, कुछ लोग गरीब रह गए। तो पर्सन टू पर्सन डिस्पैरिटी क्रिएट की इसने सेक्टर टू सेक्टर डिस्पैरिटी क्रिएट की। सेक्टर टू सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि कुछ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत आगे गए, कुछ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत पीछे रह गए, और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाएंगे तो उसके अंदर भी डिस्पैरिटी मिलेगी। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी आपको डिस्पैरिटी मिलेगी। गेहूं चावल तो खूब उत्पादन बढ़ा, दाल हमें आयात करनी पड़ती है ना। तो डिस्पैरिटीज क्रिएट करी। पॉइंट इज दिस कि बहुत विषमताएं निर्मित करी। इनके कारण से कुछ ऐसे क्षेत्र हमारे छूटे रह गए जहां पर विकास नहीं हो पाया। और अगर इसी मॉडल को हम आगे भी कंटिन्यू करते रहते तो फिर ऑब्वियसली ये अच्छे से नहीं काम कर पाता। तो इसलिए क्या किया गया, इसको पलट दिया गया। और पलट के क्या किया गया, नीचे से आएगा प्लान ऊपर के लिए, और उसका मॉडल का नाम क्या रखा गया, बॉटम टू टॉप प्लानिंग। मतलब अब नीचे से ऊपर के लिए प्लान जाएगा। तो नीचे से ऊपर के लिए जाएगा तो मैंने कहा ना, जो ऐसी जगहें छूटी हुई हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनको आइडेंटिफाई करेगा ना नीति आयोग, है ना। तो उसके माध्यम से ये ज़्यादा बेहतरीन प्लानिंग हो पाएगी। लेकिन मैं जितना समझा रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही नीति आयोग काम करता तो फिर आपको ये सुनना और वो जो काम कर रहा है दोनों के बीच में सही समझ आती। पर रियल में ऐसा कर नहीं रहा है, वो रियल में कुछ और कर रहा है। कहाँ ऐसा जा रहा है कि भाई बॉटम टू टॉप ले जाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ ये जा रहा है, पर असल में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। असल में क्या हो रहा है, असल में कुछ इंडेक्सेस जारी किए जा रहे हैं और उन इंडेक्सेस के माध्यम से राज्यों को बताया जा रहा है कि भाई आप इस चीज में खराब हैं, तो इस चीज में खराब है तो अपने प्लानिंग में आप इसको शामिल करें। ठीक, तो इसी बात को लागू करने के लिए या जो इस तरह की रीजनल डिस्पैरिटीज निर्मित हुई, रीजन टू रीजन भी डिस्पैरिटी आई ना, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज हुई, सेक्टोरल डिस्पैरिटीज हुई, पर्सनल डिस्पैरिटीज हुई, इन सारे चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए न्यू मॉडल ऑफ प्लानिंग लाया गया जिसे हम लोग नीति आयोग कह रहे हैं। क्या ये पूरी स्टोरी समझ में आई? ऐसा करके हम नीति आयोग ले आए। अब नीति आयोग के बारे में क्या क्या अपने को पढ़ना है, पॉइंट ये है ना। एक हमारे साथ चार्ट बनाएंगे, नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो इंडिया इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। क्या क्या जानना चाहिए आपको इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव के रूप में पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये है
कि वाई नीति आयोग, जब पहले से ही एक आयोग था आपके पास तो फिर नीति आयोग की आवश्यकता क्या थी। अच्छा, अंग्रेजी में नीति वाला नीति आयोग मत लिखो ना, वही वाला लिखो, NITI वाला। तो इसमें लिखेंगे नीति आयोग क्यों, या इसको आप कह सकते हैं ना कि डेवलपमेंट ऑफ द, या इवोल्यूशन, जिसे हम लोग एक टॉपिक लेते हैं ना सभी में, इवोल्यूशन ऑफ द नीति आयोग, जैसा कि हम सब ऑफिसर्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं। फिर अगली चीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कौन कौन से लोग इसमें, इसके प्रशासनिक संरचना में शामिल होते हैं। फिर तीसरी चीज है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो 7 पिलर्स हैं ना, जिनके ऑब्जेक्टिव के साथ या जिन उद्देश्यों के साथ इसको प्रारंभ किया गया है, तो अभी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नीति आयोग क्यों, उसका प्रशासनिक ढांचा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, नीति आयोग के कार्य क्या हैं। फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के कार्य, है ना। और यहाँ हम दोनों का एक कंपैरेटिव चार्ट भी बनाएंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग का समानता और असमानता, है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। ये समझ में आई पूरी बात? बोलो।